हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी का हम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान अड्डा बाई नीरज सर पर मैं नीरज चौहान सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एकदम जोश के साथ में तैयार हो जाइए। आज की ये क्लास हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए पशु से संबंधित प्रमुख शब्दों के जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम अगला जीव पढ़ेंगे, यानी कि मुर्गी या मुर्गे। आज भाई हम मुर्गियों के बारे में देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, इसलिए तुरंत अपने सभी दोस्तों को सबसे पहले भाई शेयर कर दीजिए। और शेयर करने के बाद में ठोक दीजिए एक लाइक। और लाइक ठोकने के बाद में भाई जो भी चीज आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर कोई सस्पेंस हो, कोई आपको समझना है तो तुरंत से मार दीजिए कॉमेंट, ताकि हम आपको अगली बार वो चीज सही आंसर, आपका जो सस्पेंस है उसको हम खत्म कर सकें, आपको एक सही जवाब उसका दे सकें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम मुर्गी की बात करेंगे और मुर्गी का वैज्ञानिक नाम देखेंगे भाई। वैज्ञानिक नाम, ये जो मुर्गी है ना, इसका वैज्ञानिक नाम होता है गैलस डोमेस्टिक्स। याद रखना दोस्तों, कौन सा होता है वैज्ञानिक नाम? गैलस डोमेस्टिक्स होता है भाई, ठीक है। अगर दोस्तों हम इसमें क्रोमोजोम यानी कि N2, अगर ऐसे भी समझ नहीं आए तो भाई सीधा अपनी हिंदी पे आ जाओ ना, अंग्रेज बनना कोई जरूरी थोड़ी है। गुणसूत्रों की अगर बात करें, 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र? कितने भाई? 78। भाई कमेंट करके बता दो, इंसान मानव के अंदर कितने हैं। अगला देखते हैं दोस्तों भाई, अगर इसके कुल की बात करें, कुल यानी कि घराना, अगर ये इसके घराने की बात करें ना कि भाई कौन से घराने की है, अरे यार एक लड़के को एक लड़की से हो गया प्यार, रोज आती थी कोचिंग में, लेकिन भाई घराना वराना पता नहीं, तो घर वालों ने रिजेक्ट कर दी, अब प्यार मर गया बेचारे का। तो वही यानी कि हंसने की बात थी। कुल यानी कि घराना, कौन से घराने का ये मुर्गी जीव है? ये भाई आपकी गैल चिड़ी घराने से है। गैल चिड़ी, रास्ते में गैल में चलती मिली चिड़ी, गैल चिड़ी। याद रखना भाई, कौन सी? मुर्गी। एक मुर्गी फंस गई रास्ते में, गैल चिड़ी यानी कि गैल में चलती हुई एक चिड़िया फंस गई, मुर्गी फंस गई भाई। याद रखना। अगर इसका हम वैज्ञानिक नाम बताएं इंग्लिश में, फैसियोनिडी होगा। क्या होगा? फैसियोनिडी, यानी कि गैल चिड़ी को हम फैसियोनिडी घराने से भी बोल सकते हैं, फैसियोनिडी। जो इसका क्या है भाई? क्या है भाई? उच्चारण रूपांतरण है। पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन हम जो करते हैं ना भाई, उस शाखा को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। याद रखना भाई, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है भाई। एक चीज याद रखना, मुर्गी पालन में मुर्गी के अलावा वे सभी पक्षी और आते हैं जिनसे हमें अंडे और मांस मिलते हैं, और वो मुर्गी कुल के होते हैं, ठीक है। तो भाई याद रखना, मुर्गियों के अलावा वे सभी पक्षी जो मुर्गी कुल के होते हैं, ठीक है भाई, कुल के होते हैं। अरे भाई स्याही मंगाओ फटाफट। मुर्गी कुल के होते हैं और उनसे हमें अंडे व मांस प्राप्त होता है भाई। याद रखना, यानी कि जो मुर्गी है ना भाई, मुर्गियों के अलावा वे सभी मुर्गी वर्ग या मुर्गी कुल के पक्षी जिनसे हमें बेहतर मांस और अंडे प्राप्त होते हैं, ठीक है भाई, उन्हें क्या कहते हैं? मुर्गी कुल के पक्षी कहते हैं। देखिए, जैसे देखिए, मुर्गी, बटेर, टर्की। भाई फोटो भी देखते चलो, हाथ की फोटो लगा रखी है आपकी सहूलियत के लिए। कलहंस, कबूतर, भाई तीतर आदि, ये सब भाई आपके मुर्गी वर्ग में आते हैं भाई। याद रखना, मुर्गी वर्ग के पक्षी। क्या सर ये कबूतर? हाँ भाई कबूतर। कौन सा कबूतर? घरेलू कबूतर, ठीक है। कबूतर भी दो होते ना। अरे कबूतर से तुरंत याद आया रे,
देख लो भाई, कबूतरों से याद रखना, आपका जो अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व पार्क है ना, सरिस्का, उसमें भाई टाइगरों के लिए तो फेमस है ही, हरे कबूतरों के, जो एक दुर्लभ प्रजाति है भाई कबूतरों की, जिसे हम क्या बोलते हैं, हरे कबूतर, पूरे भारत में, या मैं यूं कह सकूं कि पूरे विश्व में, ये भाई सिर्फ आपको अलवर के सरिस्का में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो घरेलू कबूतर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन याद आ गया था तो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों यहाँ एक चीज देख लेना, जो मुर्गी का अंडा होता है ना भाई, मुर्गी के अंडे का परिपक्व समय, यानी कि भाई जब मुर्गी अंडा दे देती है तो वो कितने दिन में तैयार हो जाता है, यानी कि कितने दिन में उसको सह लेती है मुर्गी, परिपक्व कर देती है अंडे को, तो भाई 21 दिन में कर देती है। ठीक है, याद रखना 21 दिन। अगर दोस्तों वही मैं अगर टर्की के अंडे की बात करूं ना भाई, आपको अभी मैंने टर्की पढ़ाई थी ना, टर्की, तो अगर मैं टर्की की बात करूं तो दोस्तों इसके अंडे को परिपक्व जो समय होता है ना, वो भाई 28 दिन होता है। 28 दिन, फरवरी नहीं यार, फरवरी 1 महीने की, 28 दिन, ऐसे याद रखना ना भाई। दोस्तों मुर्गी के शरीर में अंडा बनने में लगने वाला समय, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई जब एक अंडे का निर्माण होता है मुर्गी के गर्भ में, तो भाई कितना समय उसको लग जाता है तैयार होने में, तो भाई हम या तो कहेंगे 1 दिन और या कहेंगे 24 घंटे। ठीक है भाई, मुर्गी के अंडे का बाहरी कवच, भाई जो खोल होता है ना, मुर्गी के अंडे का खोल होता है, जब आप अंडा खाते होंगे तो उसको फोड़ते होंगे उबालने के बाद में, तो उस पे से जो एक सफेद सफेद सी लेयर उतरती है ना भाई, थोड़ी पथरीली टाइप की, उसे बोलते हैं हम क्या, सतह, अंडे की सतह, यानी कि बाहरी खोल या कवच। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, और कितने परसेंट तक, 96% तक ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, याद रखना। अंडे का भार बता दो सर, यानी कि वजन। भाई एक जो सामान्य स्वस्थ अंडा होता है ना, उसका वजन 58 ग्राम से लेके 60 ग्राम तक होता है। 58 ग्राम से 60 ग्राम तक एक स्वस्थ मुर्गी के स्वस्थ अंडे का वजन होता है। भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह की शॉर्टेज है, मिटा के फिर हम इसको समाप्त करके ऊपर लिखना शुरू करेंगे। भाई मुर्गी का अंडा जब आपने खाया होगा तो उसके अंदर एक जर्दी निकलती है, पीला पीला एक मतलब हिस्सा निकलता है पीला पीला, जिसको हम अंडे की जर्दी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो उसका पीलापन, यानी कि अंडे की जर्दी का पीलापन होने का कारण क्या है, तो भाई एक जैंथोफिल नाम की वर्ण होता है। क्या होता है, जैंथोफिल, जैंथोफिल वर्ण होता है भाई, जिसके कारण अंडे का या अंडे की जर्दी का अंदर से जो भाग होता है वो पीलेपन में दिखाई देता है। दोस्तों अंडे के बारे में जो मैं अगली चीज बताने जा रहा हूं ना, वो हमारे कई साथी भाइयों को और हमारे कई दोस्तों को नहीं पता होगा कि भाई अंडे के अंदर, अंडे के ऊपर, यानी कि जो खोल होता है ना भाई, कवच होता है, उस खोल पर छिद्र होते हैं। छिद्र का मतलब छेद होते हैं भाई, सांस लेने के लिए। भाई अंडा है, उसके अंदर एक भ्रूण ही तो है, एक शिशु है, भ्रूण है, जो आगे जाके चूजा के रूप लेगा पकने के बाद में, परिपक्व होने के बाद में, तो उसको सांस की तो जरूरत चाहिए। तो भाई मानव में या जो हमारे पशु होते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है ना भाई, ये प्रक्रिया माँ की नाभि के द्वारा होती है। जो माँ होती है ना, गर्भवती महिला होती है या गर्भवती पशु होता है, उसकी नाभि के द्वारा ये प्रक्रिया होती है। लेकिन पक्षियों में या वो जो अंडे देने वाले सरीसृप हैं, उनमें भाई ये क्या होती है, तो भाई उनमें ऊपर खोल पर कुछ छिद्र दिए जाते हैं प्रकृति के द्वारा। प्राकृतिक बनावट ऐसी होती है कि उनमें छिद्र होते हैं भाई, लेकिन उनमें पानी नहीं जा सकता, कुछ नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ वायु ही जा सकती है उन छिद्रों के द्वारा सांस लेने के लिए। जिंदा रहने के लिए तेरी एक कसम जरूरी है सनम। ठीक है भाई, तो वही जिंदा रहने के लिए क्या भाई, उसमें छिद्र होते हैं, और वायु आदान प्रदान करने के लिए छिद्र 600 से 800, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक महीम जो बोलते हैं ना एकदम, वो छिद्र होते हैं 600 से 800।
अब भाई ये जो मुर्गियां होती है ना, मुर्गियां, उनमें ये संख्या अलग अलग होती है, लेकिन सामान्यतः जो ये संख्या होती है वो 600 से 800 देखने को मिलती है। अब भाई जैसे कि मुर्गी का अंडा है तो उसमें अलग संख्या मिलेगी, हंस का अगर अंडा है तो उसमें ये संख्या अलग मिलेगी, तीतर का है तो उसमें अलग मिलेगी, बटेर का है तो अलग मिलेगी, टर्की का है तो अलग मिलेगी। लेकिन जो सामान्यतः मुर्गी कुल के जो पक्षियों में अंडे होते हैं उनमें 600 से 800 तक ये बारीक महीन छिद्र पाए जाते हैं। कार्य क्या है? कार्य मैंने आपको बता दिया क्यों पाए जाते हैं। भाई जो मुर्गी होती है ना, मुर्गी, मुर्गी के अंडे का, मुर्गी के अंडे को सहने का उपयुक्त समय, देखिए भाई मुर्गी 12 मासी जीव है जो 12 मासी अंडा देती है, ठीक है। इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि भाई ये उसी माह में या उसी एक कालखंड में, निश्चित कालखंड में अंडा देगी। ये 12 मासी है, ये कभी भी अंडा दे सकती है। लेकिन जो इसका अंडा देने का समय है ना भाई, सहने का, अंडा देकर उसको सहने का जो एकदम परफेक्ट वैज्ञानिक समय बताया गया है वो भाई आपका फरवरी और मार्च है, याद रखना। बाकी तो ये पूरे साल भर इसका प्रक्रिया चलती रहती है। सर यहां अंडा सहने का मतलब क्या है? देखिए भाई जो अंडा है ना, अंडा, उसको सहने का मतलब है कि मुर्गी ने अंडा दिया और मुर्गी क्या करती है भाई, उसके ऊपर बैठ जाती है और अपनी शरीर की गर्मी उसको दबाकर बैठ जाती है और इस तरह से दबाती है कि अंडे को कोई नुकसान ना हो और साथ ही उसके शरीर की पूरी हीट उस अंडे को मिलती रहे, जिसके कारण वो क्या हो जाए भाई, एक चूजे का जन्म ले ले, यानी कि वो परिपक्व हो जाए वो अंडा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम किसी अंडे को छू देते हैं, किसी पक्षी के अंडे को, ठीक है, तो वो इतना नाजुक होता है, वो इतना नाजुक होता, उसके अंदर जो भ्रूण होता है ना, जैसे कि भाई देखिए ये आपका अंडा है, ठीक है, इसके अंदर ये आपकी जर्दी है, यानी कि वो पीला पीला एक द्रव पदार्थ, उसके अंदर भाई ये आपका भ्रूण है। अब भाई ये इतना नाजुक होता है कि यदि आप इसको थोड़ा कठोर पकड़ लो या जोर से थोड़ा सा हिला दो, हल्का सा जोर से हिला दो, तो उसी में भाई ये नष्ट हो जाता है और फिर पक्षी इसको नहीं सहता, फिर पक्षी इसको क्या नहीं करता, सहता नहीं है। भाई इसका नष्ट होने का कारण क्या है? नष्ट होने का कारण क्या है कि भाई जो ये अंदर से घोल होता है ना, ये इतना नाजुक होता है, इसकी जो जर्दी जिसके अंदर बच्चा भ्रूण पल रहा होता है वो इतना कच्चा होता है कि वो तुरंत टूट के और भाई फैल जाता है। तो इस वजह से इसको बिल्कुल नाजुक तरीके से मुर्गी सहती है और सहने के बाद में जब ये भाई, इसकी अवधि है, इसकी अवधि भाई 21 दिन है ना, इसकी परिपक्व करने की अवधि कितनी, 21 दिन, याद रखना। याद रखना भाई अंडा सहने का उपयुक्त समय तो फरवरी और मार्च है वैज्ञानिकों के अनुसार, जो सर्वश्रेष्ठ महीना होता है, समय होता है, ठीक है। बाकी तो भाई प्रोग्राम पूरी साल कभी बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों, एक कैंडल प्रक्रिया होती है, ठीक है भाई, एक मेथड होता है कैंडल मेथड, जिसके अंदर क्या होता है कि भाई जो मुर्गी का अंडा है ना उसकी जांच करी जाती है, इस मेथड को। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अंडे को जांच करने का मेथड क्या बोला जाता है, तो कैंडल मेथड बोला जाता है भाई। मुर्गी के अंडे को जांचने का, मुर्गी के अंडे को जांचने का या परखने का, परखने का, परखने की क्रिया या मेथड कौन सी भाई, कैंडल। अब ये तो कैंडल मेथड या कैंडल क्रिया भाई, ये तो नाम से ही पता लग रहा है, कैंडल मोमबत्ती, कौन सी बत्ती भाई, मोम की बत्ती, ठीक है भाई, कैंडल। अब देखो इसमें कैसे जांचा जाता है, हम बता रहा हूँ, मैं खुद ही अपनी तरफ से बता रहा हूँ भाई। इसमें देखो भाई कैसे जांचा जाता है भाई, एक लकड़ी का क्या होता है, खांचा होता है, बॉक्स होता है छोटा सा, उसमें क्या करते हैं भाई, नीचे लगा देते हैं अगर मोमबत्ती और उसको जला देते हैं, उसके बीचों बीच में भाई एक छेद होता है, क्या होता है, छेद, जिसमें वो अंडा फिट बैठ जाए। तो भाई उसमें क्या कर दिया हमने, ये अंडा रख दिया, ठीक है, और उसको नीचे से जला देते हैं। जब नीचे से जला देते हैं तो भाई इसमें क्या होता है, प्रकाश होता है, क्या होता है, प्रकाश होता है, और उस प्रकाश में जो भाई वो अंडा है, उस अंडे के अंदर जो जर्दी है और उस जर्दी के अंदर भाई जो आपका भ्रूण विकसित हो रहा है, उसको जांचा जाता है कि भाई कभी ये भ्रूण इसकी सतहों से चिपक तो नहीं रहा है। अगर भाई ये आपका जो अंडा है अगर इससे सतह से चिपका हुआ है तो भाई ये परिपक्व नहीं होगा, ये सिर्फ आपके
अंडे रोज, संडे रोज खाओ अंडे वाला सिस्टम में काम आएगा, ठीक है, यानी कि इससे चूजा नहीं बनेगा। दूसरा क्या होता है कि भाई अगर यहां इस जांच के दौरान इस जर्दी के अंदर, इस भ्रूण के आसपास रक्त के धब्बे मिल जाते हैं, रक्त के धब्बे, भाई इसे मैं रेड से दर्शाऊंगा, ठीक है, रेड से अच्छा समझ आएगा। अगर ऐसे रक्त के धब्बे मिल जाते हैं ना, 1 2 3, तो इसका मतलब होता है कि भाई जो आपका भ्रूण है वो नष्ट हो चुका है, मर चुका है, अब इस अंडे का कोई उपयोग नहीं है, यानी कि इससे चूजा नहीं निकलेगा, ये किसी भी काम का नहीं रहता और ये रिजेक्ट हो जाता है भाई। तो इसलिए मुर्गी के अंडे को जांचने या परखने की जो क्रिया होती है उसको कैंडल क्रिया कहते हैं भाई। भाई देखो ये याद रखना कि ये क्रिया अंडे के साथ की कब की जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई अंडे को परिपक्व होने में कितने दिन लगते हैं, 21 दिन। तो ये भाई उस 21 दिन के अंदर या तो अंडे के 7वें दिन या अंडे के 14वें दिन ये प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। अगर भाई 7वें दिन तक अगर वो सही सलामत है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये उसका एक स्ट्रगल टाइम होता है, यानी कि 7 से 14 दिन के बीच का जो टाइम होता है ना भाई अंडे का परिपक्व होने का, वो एक स्ट्रगल टाइम होता है। अगर इस झटके में वो पास हो गया तो फिर वो चूजा ही बनेगा। एक शब्द होता है गिजाड़। मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है गिजाड़, जो कि मुर्गी के पेट में पाया जाता है। दोस्तों इस गिजाड़ का काम क्या होता है, इस गिजाड़ का काम होता है कि जो मुर्गी, देखो आपको पता मुर्गी में दांत तो होते नहीं है, तो उसकी जो पाचन क्रिया है वो जीभ के जरिए नहीं हो सकती। इंसानों की पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है भाई, मुख से, भोजन को चबाने से इंसानों की पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, फिर वो हमारी छोटी आंत में जाके बड़ी आंत में से, बड़ी आंत में जाके छोटी आंत में से बाहर निकल जाता है मल द्वार के द्वारा। लेकिन मुर्गी में भाई दांत तो होते नहीं है, तो इसकी जो प्रक्रिया, जो पाचन क्रिया है ना भाई, वो गिजार्ड के जरिए शुरू होती है। तो ये इसके पेट में पाचन क्रिया से संबंधित पाए जाने वाला सबसे बड़ा अंग होता है भाई गिजार्ड, ठीक है। और ये पाचन कैसे करती है दोस्तों, तो आपको पता है भाई, मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था कि संगमरमर की ग्रिड, ग्रिड खिलाई जाती है भाई, एक पोषक तत्व होता है भाई मुर्गियों को खिलाने का, ग्रिड। ये क्या होता है, संगमरमर की गोलियां होती हैं, ये खिलाई जाती है भाई मुर्गी को। और ये गोलियां क्या करती हैं, ये गोलियां पचा लेता है, इसका इसके टुकड़े कर लेता है, बारीक टुकड़े, और साथ में जो उसने भोजन खाया ना उसके साथ में मिक्स करके, उसके साथ में मिक्स करके इसे पाचन कर लेता है। भोजन को पाचन करने में सहायक होती है भाई ये ग्रिड, मुर्गी के भोजन को पाचन करने में। और उसके बाद में ये जो गिजार्ड है ना भाई, यहां से भोजन चले जाता है उसकी छोटी आंत में, छोटी आंत में, और छोटी आंत में जाकर जो उसने भोजन किया है, जो दाना चुगा है, उससे वो क्या कर लेता है भाई, जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं ना भाई, उन्हें वो अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो ये था आपका मुर्गी पालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब भाई हम करेंगे मुर्गी पालन से संबंधित प्रमुख शब्द। करें फटाफट से लाइक और शेयर में कमी मत रखो, और दोस्तों अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब कर लो, और अपने जितने भी यार दोस्त राजस्थान पशु परीक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो शेयर करना ही है। साथ में राजस्थान पुलिस की भी घोषणा हो चुकी है भाई कांस्टेबल भर्ती की। हमारी जो भजनलाल सरकार है, उनकी जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, उन्होंने कह दिया है कि भाई राजस्थान में बहुत जल्दी 5000 से अधिक पदों पर, 5000 से अधिक पदों पर पुलिस कांस्टेबल में भर्ती की जाएगी। तो भाई शुरू हो जाओ दमखम के साथ हमारे साथ, यानी कि आपके अपने चैनल गुरु ज्ञान अड्डा भाई नीरज सर के साथ। पाइपिंग, पाइपिंग भाई एक ऐसा शब्द है जो दर्शाता है कि जब आपका जो चूजा है ना, यानी कि मुर्गी का, आपका नहीं भाई, मुर्गी का जो चूजा है जब वो परिपक्व हो जाता है और जब वो चूजे के रूप में अंडे से बाहर आता है, तो मुर्गी क्या करती है भाई, चोंच मारकर उस अंडे को, उस खोल को तोड़ने में मदद करती है इसकी चूजे की। तो वो जो चोंच मारने की प्रक्रिया से अंडा फोड़ा जाता है ना, उसी प्रक्रिया, चोंच मारने की प्रक्रिया को भाई एक शब्द में जाना जाता है जिसे हम कहते हैं पाइपिंग, याद रखना। डिविकिंग, ये क्या होती है भाई, ये एक क्रिया होती है जिसके अंदर मुर्गे की जो चोंच होती है ना भाई, मुर्गे की जो चोंच होती है उसको काट दिया जाता है। और ये किस अनुपात में काटी जाती है भाई, 1:4 में, तो ऊपर वाली चोंच यानी कि ये वाली चोंच 1:4 में, और जो नीचे वाली चोंच है ना भाई, ये 1:1/8 अनुपात में काटी जाती है। इस हिस्से में इसका कटिंग कर दी जाती है। अब ये कटिंग क्यों कर दी जाती है कि भाई
NaCl की कमी होती है इनके अंदर। NaCl रासायनिक नाम है भाई, कमेंट करके बताओ पूरा नाम क्या है। NaCl की कमी को पूरा करने की वजह से ये कटिंग की जाती है। बॉलिज्म, मुर्गे के द्वारा किसी अन्न को चोंच मारकर घायल कर देना। अन्न को मतलब कोई भी हो सकता है, छोटा जीव हो सकता है, दूसरा पक्षी हो सकता है, छोटा बच्चा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो याद रखना, मुर्गे या मुर्गी के द्वारा किसी दूसरे जीव को चोंच मारकर घायल करने की प्रक्रिया जो होती है ना भाई, उसे कैनाबोलिज्म बोला जाता है। ग्रो और मैनेजमेंट, चूजे की 8 सप्ताह की आयु से लेकर और उत्पादन की आयु तक जो उसका मैनेजमेंट रखा जाता है, यानी कि देख रेख रखी जाती है ना भाई, उसको गोयर मैनेजमेंट कहते हैं। कब से? 8 सप्ताह, मतलब कि मुर्गे के 8 सप्ताह से लेकर कब तक? उत्पादन तक। अब भाई वो उत्पादन दो ही तरह से करेगा, या तो किसी का बाप बन के करेगा या अपना खुद का कट के बनेगा। तो इस दौरान, ठीक है, इस दौरान उसकी जो देख रेख की जाती है, देख रेख की जाती है ना भाई, उसको मैनेजमेंट मतलब गोर मैनेजमेंट बोलते हैं। पिकिंग, भाई शब्द अलग अलग है लेकिन काम ये दोनों एक जैसे ही है, मिलते जुलते, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या करता है कैनाबोलिज्म में भाई, मुर्गा जो होता है या मुर्गी होती है दूसरे जीव को घायल करते हैं, और इसमें पिकिंग में क्या करते हैं भाई, मुर्गे मुर्गे आपस में या मुर्गी मुर्गी आपस में एक दूसरे को चोंच मारकर पंख निकालने की हानिकारक प्रक्रिया करते हैं भाई, इसको पिकिंग कहते हैं, याद रखना। कैपोनाइजेशन, कैपोनाइजेशन का मतलब होता है कि मुर्गे का भदियाकरण करना, ठीक है भाई, यानी कि ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करना, मुर्गे का भदियाकरण करना क्या बोला था? कैपोनाइजेशन बोला जाता है। कैपेन, कैपेन भाई एक मुर्गा होता है, उस मुर्गे को कैपेन बोला जाता है जिस जिस मुर्गे का नर मुर्गा, नर मुर्गा होता है भाई, जिसका क्या कर दिया गया हो? कोपेनाइजेशन कर दिया गया हो, यानी कि भदियाकरण कर दिया गया हो। भाई उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है बढ़िया मांस प्राप्त करना, ज्यादा मात्रा में सेहतमंद मांस प्राप्त करना। मुर्गे के भदियाकरण में क्या होता है भाई, कि एक हार्मोन्स होता है भाई, मुर्गे के अंदर पाए जाने वाला एक प्रजनन हार्मोन होता है, जैसे इंसानों के अंदर पाए जाते हैं या और जीवों के अंदर पाए जाते हैं ना, उस तरह का। तो भाई वो हार्मोन का नाम बता देता हूँ, उसको रोकने के लिए इसे बधियाकरण किया जाता है। मतलब इस बधियाकरण में क्या करते हैं भाई, उस जो हार्मोन है ना, उस हार्मोन के निर्माण को रोक दिया जाता है। डाई इथाइल स्टील, ये भाई वो हार्मोन है, ठीक है। मतलब कि बधियाकरण में डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन को रोक दिया जाता है, जो कि क्या भाई, मादाओं में मतलब प्रजनन वाला एक मुख्य हार्मोन होता है, ठीक है भाई। हार्मोन का नाम इंपॉर्टेंट है भाई, अब मैंने बताया तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट ही होगा, इसलिए मैंने आपको हार्मोन का नाम भी बता दिया। आगे देखते हैं। एक अगली प्रक्रिया होती है भाई मुर्गों में मोल्टिंग, इसको ऐसे याद रखो, मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है? मॉडलिंग में क्या होता है कि जो भाई पुराना चेहरा होता है उसे नया झलका देते हैं, ठीक है, या जो सुंदर चेहरा होता है उसे अति सुंदर बना देते हैं, वही मॉडलिंग है। तो मॉडलिंग और मोटलिंग, मोल्टिंग एक ही बात है। मुर्गों के अंदर पुराने पंख गिर जाते हैं, पुराने पंख गिरने या झड़वे नए पंख आने की जो प्रक्रिया होती है भाई, उसे हम क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। बस मोल्टिंग मॉडलिंग मिलता जुलता है। तो आजकल के जो मुर्गे हैं ना भाई, वो भी मॉडलिंग करने लगे हैं, ऐसे याद रख लेना। आजकल के नहीं है भाई, शुरू से ही है, ठीक है। जैसे कि छिपकली में, छिपकली की पूंछ झड़ जाती है, तो जब छिपकली की पूंछ झड़ जाती है, टूट जाती है, तो नई पूंछ आ जाती है, तो वो पूंछ की मोल्टिंग है, मोल्टिंग। ये मुर्गों की मोल्टिंग है। तो मुर्गों की एक प्रक्रिया है मोल्टिंग, इसे याद रखना। दूसरी के बारे में चर्चा करते हैं, डीव मिर्म।
भाई डीवर्मिंग क्या है? जो मुर्गों के अंदर आंतों में जो कीड़े हो जाते हैं ना भाई, कृमि हो जाते हैं, उन कृमियों को मारने की प्रक्रिया, मतलब कि मुर्गों की आंतों से कृमियों को मारने की प्रक्रिया या क्रिया, जो भी आपको अच्छा लगे ना भाई, वो क्या कहलाती है? डीवर्मिंग कहलाती है। डिवर्मिंग की जो प्रक्रिया होती है भाई, डिवर्मिंग की जो प्रक्रिया होती है ना, ये 2 बार होती है भाई इनके अंदर, मुर्गों के अंदर। कब कब होती है? एक तो 4.5 माह की उम्र में होती है, ठीक है, और भाई दूसरी होती है जब मुर्गा 6 माह का हो जाता है, यानी कि जब कटने लायक हो जाता है ना, दूसरे का भोजन बनने लायक हो जाता है, तो उस दरमियान इसकी डिवर्मिंग कराई जाती है, कि ताकि ये भाई जो दूसरे प्राणी के पेट में जा रहा है उसको इसके कर्मियों से कोई नुकसान ना हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए भाई, चाहे देखो, चाहे मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, जो इसको अपना भोजन बना रहा है भाई, उसका तो भोजन ही है ना। वो चीज एक अलग हो गई कि सब मांसाहारी शाकाहारी, वो नहीं, भोजन तो है चाहे कैसा ही हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, ग्रिट पहले भी मैं आपको इसको दोहरा चुका हूं। मुर्गियों में पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए संगमरमर के छोटे टुकड़े खिलाए जाते हैं भाई। मुर्गियों के अंदर क्या होता है भाई, जो पाचन क्रिया होती है ना भाई मुर्गियों की या मुर्गों की, ठीक रखने के लिए, ठीक है भाई, ठीक रखने के लिए क्या खिलाते हैं? ग्रिड, संगमरमर के टुकड़े या संगमरमर के पत्थर की गोलियां। बहुत से भाई गोलियां भी खिला देते हैं ना, संगमरमर की जो छोटी छोटी गोलियां बनी होती है उसको भी खिला देते हैं। तो टुकड़े या गोलियों को क्या कहते हैं भाई? ग्रिड कहते हैं। अब याद रखना कि ये संगमरमर के होते हैं भाई, ठीक है। जो बड़े बड़े मुर्गी फार्म होते हैं ना, वहां तो भाई संगमरमर के होते हैं। और जो छोटे पशुपालक होते हैं, छोटे स्तर पर जो करते हैं, वो क्या करते हैं भाई, जो अपनी बजरी देखी ना, अपनी बजरी नदियों में जो बजरी बजरी होती है, उस बजरियों में जब मकान बनता है तो उस बजरी को छानते हैं, और जो उसमें कंकर होते हैं, छोटे छोटे कंकर निकल जाते हैं ना, बारीक कंकर, उन कंकरों को खिला देते हैं, उन कंकरों को खिला देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, डस्टिंग होती है, जो अपने पहाड़ से रोड़ी निकलती है ना, रोड़ी, बारीक बारीक रोड़ियां निकलती हैं, उन रोड़ियों को पीस कर खिला देते हैं। तो कुल मिला के पत्थर खिलाना, ठीक है भाई, पत्थर खिलाना। और ये पत्थर क्यों खिलाए जाते हैं? कि भाई जो मुर्गा है उसकी, देखो, इंसानों की पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है? मुंह से। मुंह में हम दांतों से खाना पीसेंगे, और पीसने के बाद उसको गले में होकर पेट तक ले जाने की क्रिया, और वहां से वो पचने की क्रिया। तो इंसानों की क्रिया क्या भाई, भगवान ने दांत दिए ऊपर वाले ने, तो मुंह से शुरू हो गई हमारी। अब मुर्गों में तो दांत है नहीं, चोंच है। अब वो तो भाई सीधा निगलते हैं, किसी भी दाने को निगलेंगे और फिर पेट में जाके पचाएंगे। तो उनके पेटों की पाचन क्रिया इतनी ज्यादा मजबूत है कि वो सावत बीज को मतलब पाचन कर लेती है। तो उस पाचन को और बेहतर बनाने के लिए संगमरमर के टुकड़े या पत्थरों के टुकड़े खिलाए जाते हैं भाई। तो इसका मतलब आप सोचिए कि वो दाने के साथ साथ में संगमरमर के टुकड़ों को भी पचा लेते हैं, तो कितनी मजबूत पाचन क्रिया होगी, ठीक है भाई। देखिए दोस्तों, ज्यादातर चिकन जो खाने वाले होते हैं ना, चिकन का जो सेवन करने वाले होते हैं, उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये एक फैक्ट है भाई, जो मतलब बंदे 10 हैं और 10 में से 8% को भाई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, जो केवल चिकन का सेवन करता है। और उसको क्यों होती है? उसको इसलिए होती है क्योंकि जो मुर्गा होता है ना भाई, उसकी खुद की पाचन क्रिया बड़ी मजबूत होती है, तो उस पाचन क्रिया वाले पक्षी को या उसके मांस को पचाना आपके लिए काफी मतलब मेहनत बंद होता है, काफी हार्ड होता है भाई। इसलिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है काफी लोगों को, चिकन खाने वालों को। संगमरमर की बात आई तो चलते चलते बता देता हूँ भाई, विश्व में और भारत में राजस्थान में संगमरमर मिलता है, राजस्थान के अंदर मिलता है, और राजस्थान में भी भाई मकराना, मकराना, ठीक है,
मकराना का संगमरमर बड़ा फेमस है। ताजमहल राजस्थान के संगमरमर से बना हुआ है। एक राजस्थान का लाल बलुआ पत्थर और भूरा बलुआ पत्थर, ये भी बड़े फेमस है भाई संगमरमर के साथ में, याद रखना, इनको भूल मत जाना। राजस्थान का जो लाल बलुआ पत्थर है ना भाई, उससे आपका दिल्ली का लाल किला बना है। दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, ठीक है, आगरा का लाल और दिल्ली का लाल दोनों यहीं से पैदा हुए हैं भाई, राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से। नवनिर्मित बिल्डिंग देख लेना भाई, करंट का बता रहा हूं, नवनिर्मित बिल्डिंग, संगमरमर का जो पत्थर है ना भाई, उससे हाल ही में भव्य नवनिर्मित जो भवन बना है ना, वो श्री राम मंदिर अयोध्या, श्री राम मंदिर अयोध्या। चलते चलते याद आ गई तो बता दे रहा हूं, बाकी ये अपना इससे कोई मतलब है नहीं, ये जीके की क्लास में है, कभी जीके पढ़ेंगे तो बता देंगे, याद रखना, वो तो याद आ गई है तो बता दिए। ग्रिड के बाद में अगला देख लेते हैं, कास्टिंग। अब भाई ये वो टेलीकास्टिंग मत समझ लेना, टेलीकास्ट हो रहा है किसी प्रोग्राम करनी। कास्टिंग का मतलब होता है पशुओं को, पालतू पशुओं को दाई तरफ, अब बहुत से लोगों को चक्कर पड़ जाएगा साहब ये दाई और बाई क्या होती है, तो जो महिलाएं अंगूठा लगाती है ना जिस हाथ का, उसे दाई तरफ कहते हैं। तो दाई का मतलब होता है जिस हाथ से आप लिखते हो ना, राइट, राइट हैंड, उसे दाई कहते हैं। और बाया मुड़ और दाया मुड़ में, दाया मुड़ और बाया मुड़ में सबसे बड़ा फर्क है कि सब राजस्थान के अजमेर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एसआईओ की भर्ती में खुली पोल। जब कोच या ट्रेनर ने बोला कि दाएं मुड़, तो बेटे बाएं मुड़ते थे, और जब बोलते थे कि भाई बाएं मुड़, तो बेटे दाएं मुड़ते थे। वहीं से इन एसआईओ की प्रक्रिया शुरू हो गई, सस्पेंस में आ गए कि भाई लाख पढ़ायो पिंजरो, रहेगो ढेड़ को ढेड़। अब कहां तक इनको हम दाएं बाएं सिखाएं कि भैया ये तो टिप्पस से पास होने वाले हैं, ये तो फर्जी वाले से पास होने वाले हैं, ईमानदारी से पास होने वाले होते तो दाएं और बाएं में चक्कर में नहीं लगे पड़ते। जो ट्रेनर खुद भूल गए इनको समझाते समझाते कि भाई दाया क्या होता है और बाया क्या होता है। तो पशुओं को दाएं तरफ लिटाने की क्रिया, ठीक है भाई, क्या कहलाती है, कास्टिंग। अब देखो भाई इस पशु को लिटाया क्यों जाता है, देखो किसी पशु का ऑपरेशन करते समय, ऑपरेशन या पट्टी वगैरह करते समय उसको लिटाया जाता है दाईं तरफ। दूसरा है भाई इंजेक्शन लगाते समय, अब भाई गाय भैंस को तो इंजेक्शन लगाते हुए लिटाया नहीं जाता, तो किसे लिटाया जाता है, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि, जो भी छोटे जानवर है। सींग रोधन, सींग कटिंग या सींग छटाई, है ना। ब्यांत के समय, ब्यांत के समय भाई देखो पशु हमेशा खड़ा होके ही ब्याता है, बैठी हुई अवस्था में नहीं ब्याता। जो पशु होता है ना, ज्यादातर देखने को मिलता है कि खड़ी अवस्था में ही ब्याता है भाई। कोई अलग मामले होंगे, अपवाद के रूप में मिलता है कि जैसे कोई भैंस बैठ के ब्या गई, कोई बकरी बैठ के ब्या गई, कोई कुतिया बैठ के ब्या गई, नहीं, ज्यादातर जो प्रसव होता है ना पशुओं का भाई वो खड़े होते ही होता है। कुछ अपवाद हमें देखने को मिल जाते हैं कि बैठ जाते हैं ना, तो ब्यात के समय। नोज रिंग, नोज रिंग, अब भाई लड़कियों तुम मत कह देना कैसा, हमने तो कभी नोज पिन पहनी नहीं दाई तरफ लेट के, है ना। नोज रिंग का मतलब होता है नथियाकरण, गांवों में कहते हैं नथिया डालना। जैसे बैल हो गए, भैंसा हो गया आपका, जैसे कि नर भैंस हो गई आपकी, ठीक है, बैल हो गया, सांड हो गया, उनकी जो नथनी गेरी जाती है, नथ गेरी जाती है, उसको नोज रिंग कहते हैं, नथ, नथियाकरण करना, है ना। तो ये आपके भाई प्रमुख शब्द हैं। इसके बाद में भाई एक आपका होता है डाउन कवर। डाउन कवर का मतलब होता है कि जैसे कोई पशु 15 दिन मतलब उसको ब्यात के हो गए, तो ब्यात के 15 दिन पश्चात की अवधि, कौन सी भाई, ब्यात के 15 दिन बाद की अवधि, ब्यात के 15 दिन बाद की अवधि,
जिसमें पशु क्या होता है भाई, अपनी लाइन पर आ जाता है, अपनी ले पकड़ लेता है पहले जैसी। ठीक है, पहले जैसी अपनी क्या कर लेता है भाई, ले पकड़ लेता है। इंसानों में इसी अवधि को क्या बोला जाता है भाई, जापा, जापा अवधि। ठीक है, लेकिन हम तो पशु की पढ़ रहे हैं ना, तो पशु को मैंने बता दिया, लेकिन पशु की पढ़ रहे हैं तो पशु से मतलब रखेंगे। ब्यात के 15 दिन बाद की अवधि वह अवधि जिसमें पशु अपने वापस क्रम में लौट जाता है, अपने वापस क्रम में आ जाता है, अपनी ले पकड़ लेता है भाई। ठीक है, डाउन कवर। ये डाउन कवर भाई आपका सेना के लिए भी एक ट्रेनिंग शब्द है, ट्रेनिंग में काम लिया जाता है। ब्रॉयलर, मांस उत्पादन हेतु पाले जाने वाला नर मुर्गा ब्रॉयलर के नाम से जानते हैं। अब भाई जो ये ब्रॉयलर है ना, इसकी उपयुक्त उम्र क्या होती है, तो 6 से 8 सप्ताह। ठीक है भाई, तो यदि किसी का बॉयलर पालना, आपने देखा होगा ना भाई, सिटियों में गांवों में काफी बार क्या होता है, छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे साइकिल पे आता है, उसके पीछे एक जाल सा रखा होता है, उसमें रंग बिरंगे रंग करके मुर्गों के बच्चों के चूजे जो होते हैं उनके ऊपर रंग बिरंगा कलर करके लाता है व्यक्ति बेचने के लिए। आपने देखा होगा, जो वो रंग बिरंगे चूजे होते हैं ना भाई, उसी को बॉयलर कहते हैं। और वो क्या करते हैं कि उनको पालने के लिए गाँव में बेच देते हैं, ले लो भाई ले लो, 10 रुपए का एक ले लो, 20 रुपए का जोड़ा ले लो, 50 रुपए का जोड़ा ले लो। लेकिन वो जीते नहीं है ज्यादा, और जो जी जाते हैं वो भाई फिर पूरी उम्र ही जीते हैं। अगर जो जी जाता है ना भाई, पूरी उम्र ही जीता है। एक होता है भाई 9 से और 12 सप्ताह का चूजा। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, रोस्टर बोलते हैं, रोस्टर। याद रखना, ये उम्र के हिसाब से याद रखना भाई इनको। मैंने आपको बताई दो मुर्गे के जो चूजे हैं ना, उनकी उम्र के हिसाब से उनके जो नामकरण होता है वो पढ़ा रहा हूं, याद रखना। हवा में तीर मत मार देना भाई। देखो, बॉयलर क्या होता है, मुर्गे का एक चूजा होता है। ठीक है भाई, जिसकी उम्र क्या आगे जाती है, 6 से 8 सप्ताह। एक मुर्गे का चूजा होता है जिसे हम रोस्टर्स बोलते हैं भाई, रोस्टर्स, रोस्टर नहीं है, रोस्टर्स है ये। ठीक है, उसे रोस्टर्स बोलते हैं। और रोस्टर्स की उम्र क्या होती है भाई, 9 से 12 सप्ताह होती है। 9 से 12 सप्ताह वाले चूजे को या मुर्गे के बच्चे को रोस्टर्स कहेंगे। और 6 से 8 महासप्ताह, 8 सप्ताह माने सप्ताह के बच्चे या चूजे को क्या कहेंगे, बॉयलर कहेंगे। एक अगला लास्ट इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना भाई, यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं आपको, तथ्य बता देता हूं इंपॉर्टेंट। जो गांव के बच्चे हैं उनको तो पता है, जो सिटी के बच्चे हैं वो देख लीजिए भाई। जो मुर्गे का बच्चा होता है ना भाई, उसे आप 6 सप्ताह तक की उम्र में बेच दो। ठीक है, जो मुर्गे का बच्चा होता है उसे आप 6 सप्ताह की उम्र तक बेच दो, जब तो है ठीक। क्योंकि जब वो नई जगह जाएगा तो वहां जाके वो घुल मिल जाएगा, रंज जाएगा। यदि आपने 6 सप्ताह से ऊपर के बच्चे को बेचा तो भाई वो सक्सेस नहीं है, वो मर जाएगा नई जगह पे जाके। क्यों? क्योंकि ये छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं भाई। 6 सप्ताह के बाद में जो मुर्गे का बच्चा होता है ना, वो हरकतें शुरू कर देता है। और अगर यदि मान लीजिए उसने किसी मादा मुर्गे के साथ कोई हरकत कर रखी होगी, तो वो अगर उस दरमियान आपने उसको दूसरी जगह भेज दिया तो ना तो मुर्गी, कहानी खत्म मुर्गी की भी और उसकी भी कहानी खत्म। तो एक तथ्य है कि भाई आप 6 सप्ताह की उम्र तक ही मुर्गी के बच्चे को बेच देते हैं तो भाई वो बहुत अच्छा समय माना जाता है। देखिए दोस्तों, एक आपका शब्द है डम्ड पेड़। अब डंड पेल मत कर देना इसको, है ना, अपनी भाषा में मत लिख देना डंड पेल। डंड पेल नहीं, यह है डम्ड पेल। डम्ड पेल का मतलब होता है कि पशुओं का दूध दोहने के लिए या दूध संग्रहण करने के लिए। संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो आप दूध दोहोगे तभी तो इकट्ठा करोगे किसी पात्र में, है ना। तो दूध का संग्रहण करने के लिए काम में लाई जाने वाली बाल्टी नहीं, छोटे मुंह की बाल्टी, छोटे मुंह की बाल्टी आपकी क्या कहलाती है भाई, डम्ड पेल कहलाती है। काम में क्यों लाई जाती है भाई, दूध संग्रहण, याद रखना। दोस्तों जल्दी से जल्दी इस सेशन को आप अपने सभी उन यार दोस्त सखा बंधु भाइयों में
अगर कोई उसके अलावा भी हो तो उसमें भी शेयर कर देना, जो भाई राजस्थान पशु परिचय भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आप अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक भाई कमेंट भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।